सोचो एक टाइनी सी चीज जो इतनी छोटी है कि नेकेड आई से दिख भी नहीं सकती, वही पूरी लाइफ का बेस हो सकती है। यस, उस टाइनी चीज का नाम है सेल। चाहे बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बॉडी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। सेल ही लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जबकि ह्यूमंस जैसे ऑर्गेनिज्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का ऑर्गेनाइज सिस्टम होते हैं। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सेल ही लाइफ का असली बिल्डिंग ब्लॉक है। बिना सेल्स के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। दैट इज व्हाई द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर यूनिट का क्या मतलब है? इट मींस द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल्स। मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किससे बना होता है? सेल से। इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है। एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ऑल लाइफ प्रोसेसेस हैपन इनसाइड सेल, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। मतलब लाइफ के सारे प्रोसेसेस सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, जैसे कि इसमें सिर्फ एक सेल होता है, इसीलिए इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिमिलरली यीस्ट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। जो प्लांट्स हैं, फिश है, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? जो सिमिलर सेल्स है वो कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स द ऑर्गेनिज्म। सो नो मैटर ऑर्गेनिज्म कितना भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो, लाइफ की फाउंडेशन सेल ही है। साइंटिस्ट जो है वो वाइडली एक्सेप्ट करते हैं कि जो लाइफ है वो पानी में, मतलब वाटर में ओरिजिनेट हुई थी। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि जो लाइफ है वो ओशंस में नहीं बल्कि स्मॉल वाटर पूल्स या हॉट स्प्रिंग्स में ओरिजिनेट हुई थी। एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे पूगा वैली लद्दाख में, जो कि इंडिया में है। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स में हीट लविंग बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? नेचुरल वाटर बॉडीज जिसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अर्ली अर्थ की जो कंडीशंस थी इन्हीं हॉट स्प्रिंग्स की तरह रही होंगी, जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, इंटेंस रेडिएशन था और एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशंस थी। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट था डिपॉजिट होने लग गया वाटर पूल्स के अराउंड, और ये डिपॉजिट्स ने प्रोटेक्ट किया होगा उस टाइम के अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन से। और इन कंडीशन ने हेल्प किया होगा फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन अराउंड दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये जो मेम्ब्रेन बनी थी इसने एक बैरियर, मतलब रुकावट की तरह काम किया होगा और एनक्लोज किया होगा उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, और उसने गिविंग राइज टू दी फर्स्ट सेल, जिसकी वजह से फर्स्ट सेल की फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाई। तो जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन थी उसने डिफाइन किया सेल को, उसने सेपरेट किया जो सेल के कंटेंट थे फ्रॉम द सराउंडिंग, और जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हुई। सो इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। सिंपल वर्ड्स में बोले तो लाइफ जो है वो कहां पर स्टार्ट हुई? इट स्टार्टेड इन वाटर। और कुछ हॉट एनवायरमेंट जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स ने अर्ली मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट किया और एनक्लोज किया बाय formation of protective membrane, and this was the beginning of first cell and life on earth. सोचो अगर सेल्स जैसी चीज इतनी छोटी है कि हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, तो साइंटिस्ट उन्हें स्टडी कैसे करते हैं? राइट, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जो सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए उन्हें क्लियरली देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। ह्यूमन आई की एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है जो कि है अबाउट 0.1 mm, मतलब 0.1 मिलीमीटर्स। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? व्हेन टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट इज लेस देन 0.1 मिलीमीटर, वी कैन नॉट सी देम एज सेपरेट पॉइंट्स, दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज हैं, मतलब लेस देन 0.1 मिलीमीटर, तो ह्यूमन आई उन्हें सेपरेट ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं देख पाती, वो एक ही पॉइंट की तरह उसको दिखता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दो पॉइंट्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 mm या फिर 0.1 मिलीमीटर, तो तभी हमें दो सेपरेट पॉइंट्स की तरह दिखेगा। अगर उसका जो पॉइंट्स हैं वो लेस देन 0.1 mm होगा तो हमें वो एक पॉइंट की तरह दिखेगा। दैट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। तो इसी की वजह से जो बैक्टीरिया हैं, ज्यादातर सेल्स हैं और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो हमें नेकेड आई या नॉर्मल आई से विजिबल नहीं होते। माइक्रोस्कोप जो है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई, मतलब बड़ा करता है, ताकि हम उन्हें क्लियरली ऑब्जर्व कर सके। तो माइक्रोस्कोप ने बायोलॉजी को कंप्लीटली चेंज कर दिया, क्योंकि साइंटिस्ट पहली बार सेल्स देख पाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर कर पाए, टिश्यूज को स्टडी कर पाए। तो ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किया? कॉर्क का एक थिन स्लाइस माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद से बनाया था उसके नीचे ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या देखा? टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स। ये कंपार्टमेंट्स स्मॉल रूम्स जैसे लग रहे थे, जिनको सेल्स बोलते हैं। इसीलिए उन स्ट्रक्चर्स का भी नाम रखा गया सेल्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने डेड कॉर्क सेल्स देखे थे, लिविंग सेल्स नहीं देखे थे। अब दो तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये विजिबल लाइट यूज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रॉन बीम यूज करता है। तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो स्कूल्स में, लैब्स में जो होती है वहां पे यूज किया जाता है, और बेसिक सेल स्ट्रक्चर दिखा सकता है,
इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो कम होती है, और जो स्केल यूज किया जाता है वो होता है माइक्रोमीटर। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन होती है, इसीलिए हम फाइन डिटेल्स इसमें देख सकते हैं, और सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे क्लियरली विजिबल होती है। इसका स्केल होता है नैनोमीटर। So what is the difference between light microscope and electron microscope? Light microscope uses visible light. Electron microscope uses electron beam. Light microscope have lower magnification. Electron microscope has very high magnification. Light microscope shows basic cell structure. Electron microscope shows fine details of cell structures. और light microscope का जो scale है वो micrometer है, which is written like this, and electron microscope का scale है nanometer, which is written like nm, small nm. So what are the parts of light microscope? अगर हम देखें light microscope के क्या क्या parts हैं, आईपीस होता है, इसमें बॉडी ट्यूब होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, स्टेज, मिरर, बेस, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, फाइन एडजस्टमेंट नॉब और हैंडल। आईपीस या ओकुलर लेंस किसे कहते हैं, जहां से हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। यहाँ पे हम एक आंख बंद करके जो दूसरी आंख खुली होती है वो यहाँ पे हम रखते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या होता है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। स्टेज क्या होता है, जहां स्लाइड रखी जाती है। मिरर या लाइट सोर्स किसे कहते हैं, जहां पे लाइट आती है, लाइट प्रोवाइड करता है ये मिरर या लाइट सोर्स। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब ये है जहां से इनिशियली फोकसिंग के लिए यूज किया जाता है, और फाइन एडजस्टमेंट नॉब मतलब क्लियर और शार्प इमेज करने के लिए। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, आई पीस की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन। ये आई पीस है जहां से हम देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या बताया था, ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए। तो जब आई पीस मैग्निफिकेशन को ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी टोटल मैग्निफिकेशन आती है। एग्जांपल है, अगर आई पीस की मैग्निफिकेशन है 10x, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की भी 10x है, तो टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 100x। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 100 टाइम्स बड़ा दिखेगा। तो साइंटिस्ट हैं वो माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल के साइज को एस्टिमेट करते हैं, और उसका एक फॉर्मूला है, एस्टिमेटेड साइज ऑफ वन सेल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स अलोंग डायमीटर। तो इसमें सबसे पहले हम एक ट्रांसपेरेंट रूलर रखते हैं स्टेज पे और फोकस करेंगे, मेजर करेंगे डायमीटर क्या है विजिबल फील्ड का, और उसको हम माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब रिमूव करेंगे रूलर को और हम स्लाइड को प्लेस करेंगे। अनियन पील का एक कॉमन एग्जांपल है जो कि हम स्कूल लैब्स में करते हैं। फिर उस फोकस करेंगे हम और काउंट करेंगे कितने सेल्स हैं अलोंग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू, और फिर हम ये वाला फॉर्मूला जो हमने देखा है एस्टिमेटेड साइज ऑफ वन सेल ये यूज करेंगे और फाइंड करेंगे एक्चुअल साइज ऑफ वन सेल। तो एस्टिमेटेड साइज ऑफ वन सेल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स अलोंग डायमीटर। एग्जांपल, अगर डायमीटर विजिबल फील्ड का 5000 माइक्रोमीटर्स था और नंबर ऑफ सेल्स अलोंग डायमीटर 25 थे, तो एस्टिमेटेड साइज ऑफ वन सेल क्या आएगा, 200 माइक्रोमीटर्स। तो इसमें जो है माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम अनियन पील को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर सेल्स दिखेंगे, सेल वॉल्स दिखेंगी, और न्यूक्लियस जो है वो क्लियरली विजिबल होगा। तो इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रोस्कोप्स की, माइक्रोस्कोप्स ने हेल्प किया साइंटिस्ट को सेल को स्टडी करने में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करने में, डिजीजेस को अंडरस्टैंड करने में, मेडिसिन को डेवलप करने में। बिना माइक्रोस्कोप के सेल की थ्योरी पॉसिबल ही नहीं होती, माइक्रोबायोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मॉडर्न मेडिसिन डेवलप ही नहीं होती। तो की पॉइंट्स टू रिमेंबर इज, जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा उतना ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखेगा। रेजोल्यूशन का मतलब क्लैरिटी इमेज की बढ़ जाएगी, जितना ज्यादा रेजोल्यूशन उतनी क्लैरिटी, मैग्निफिकेशन से बड़ा होगा रेजोल्यूशन से क्लैरिटी। और माइक्रोस्कोप जो है एसेंशियल टूल है फॉर स्टडीइंग सेल्स। तो cells are extremely small और microscope help them to study them clearly, their structures as well as functions. सेल्स जो है वो बॉडी में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाते हैं और मिलकर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और फॉर सेल्स टू वर्क प्रॉपर्ली एज अ यूनिट, मतलब एक टीम की तरह काम करें ताकि सेल्स, तो उनको क्या करना पड़ता है, आपस में इंटरैक्ट करना पड़ता है एक दूसरे से और सराउंडिंग से। ये इंटरैक्शन जो है मेनली कहाँ होती है, सेल बाउंड्री पे। सेल बाउंड्री पे जहां पर सारे सब्सटेंसेस सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में मूव कर सकते हैं। इवन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा और बैक्टीरिया भी मटेरियल्स एक्सचेंज करते हैं और एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स में जनरली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 इज द साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 इज न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे आप देख रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल की थिन आउटर बाउंड्री होती है। ये सेल्स के कंटेंट्स को आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है और प्रोटेक्ट करती है, और ये इवन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को भी कंट्रोल करती है कि क्या चीज अंदर आएगी और क्या चीज बाहर जाएगी। नंबर 2 इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेमी फ्लूइड, आप देख रहे हो, जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप यहाँ पे ये देख रहे हो आउटर पे, और न्यूक्लियस के बीच में होता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में होता है वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस और ऑर्गेनेलीज भी होती है, और मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है।
ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर टाइनी जो स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं, इसमें जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, फिर राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, गोल्गी अपैरेटस जो है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो हर ऑर्गेनेली का क्या है, एक स्पेशल फंक्शन होता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनेलीज जो है माइक्रोस्कोप पे हमें दिख पाए, कुछ ऑर्गेनेलीज क्लियरली विजिबल होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। नंबर थर्ड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। आप इसको देख रहे हो, दिस प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, तो ये ज्यादातर जो है राउंड होता है। तो ये सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है और ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, डीएनए स्टोर करता है, सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर करता है। सो these structures जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है, दे वर्क टुगेदर टू हेल्प द सेल टू इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग एंड परफॉर्म ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। Now we know the basic structure of the cell contains three main parts, that is the cell membrane or the plasma membrane, number 2 is the cytoplasm and number 3 is nucleus। तो अब हम नेक्स्ट में समझेंगे वन बाय वन ये सब मेन पार्ट्स हैं क्या। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर लिविंग सेल के अराउंड एक थिन कवरिंग होती है। ये कवरिंग सेल को सराउंडिंग से सेपरेट करती है और सब्सटेंसेस का मूवमेंट कंट्रोल करती है। तो इस कवरिंग को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय थिन फ्लेक्सिबल एंड लिविंग बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और ये एक यूनिवर्सल फीचर है सेल का। व्हाई? बिकॉज ये हर लिविंग सेल में प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरिया सेल हो, एमीबा हो, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसीलिए इसको द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल कहते हैं। बिना मेम्ब्रेन के कोई भी सेल सरवाइव नहीं कर सकता। अभी आपको याद होगा तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमने पूगा वैली लद्दाख का एग्जांपल लिया था, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स हुए थे। तो सेम वे यहाँ पे भी यही बताया गया है कि कोई भी सेल सरवाइव नहीं हो सकता विदाउट सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एनिमल सेल्स में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, आप इस पिक्चर में देखो, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाती है और ये सेल को सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट्स में जो प्लांट सेल्स हैं, एक प्लांट सेल में क्या होता है, जो आउटसाइड में क्या होता है, एक रिजिड वॉल होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है जस्ट उसके अंदर होती है। तो सेल वॉल इज आउटसाइड द प्लांट सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनसाइड। अब क्वेश्चन आता है कि मेम्ब्रेन का काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल है वो कॉन्टिन्यूअसली सराउंडिंग्स के साथ सब्सटेंसेस एक्सचेंज करते हैं। जैसे ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, न्यूट्रिएंट्स अंदर आते हैं और वेस्ट बाहर जाते हैं। ये सारे एक्सचेंजेस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। तो मेन फंक्शंस क्या है सेल के, नंबर 1 इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनल सेल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि क्या क्या है इंटरनल, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल्स है, इन सबको प्रोटेक्शन कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 2 इज इट सेपरेट सेल फ्रॉम सराउंडिंग्स। जो मेम्ब्रेन है इनसाइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट को सेपरेट रखता है। अगर ये सेपरेशन नहीं होगा तो जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और सेल जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। नंबर 3 इज इट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करता है। ये मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या अंदर जाएगा, क्या बाहर निकलेगा। इसी वजह से सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहता है। अब सेल मेम्ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर। इसका मतलब है कुछ सब्सटेंसेस पास कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सिलेक्टिवली परमिएबल मींस इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट व्हाइल इट ब्लॉक्स अदर्स। क्या क्या इजीली पास हो सकता है, जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आराम से अंदर आ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल सकता है, और कैन नॉट पास इजीली जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स या बहुत से और सब्सटेंसेस। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सेल्स का बैलेंस मेंटेन करता है। अब स्ट्रक्चर क्या है सेल मेम्ब्रेन का। साइंटिस्ट ने मेम्ब्रेन को डिटेल में स्टडी किया और बताया कि मेम्ब्रेन मेनली बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। इस स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मतलब उसकी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। फ्लूइड का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। तो मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल है और मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, और मोज़ेक क्योंकि प्रोटीन स्कैटर्ड होते हैं जस्ट लाइक मोज़ेक टाइल्स। लिपिड बाइलेयर क्या होती है, मेम्ब्रेन्स में लिपिड्स डबल लेयर बनते हैं जैसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं। प्रोटीन इस बाइलेयर में एम्बेडेड होते हैं। तो लिपिड्स फॉर्म अ बाइलेयर एंड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन इट। मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली, हेंस इट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक। तो सब्सटेंसेस मेम्ब्रेन के थ्रू मेनली दो प्रोसेसेस से मूव करते हैं। फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड सेकंड इज ऑस्मोसिस। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। एग्जांपल है परफ्यूम का स्मेल स्प्रेड होना, ऑक्सीजन का सेल के अंदर जाना, ये नेचुरली होता है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ वाटर मूव करता है थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
जैसे डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करना। अगर हम एक पोटैटो का एग्जांपल इसमें लेते हैं, अगर पोटैटो को हम प्लेन वाटर में रखें तो वाटर सेल्स के अंदर जाएंगे और पोटैटो क्या है, स्वेल हो जाएगा। अगर वही पोटैटो हम सॉल्ट सोल्यूशन में रखते हैं तो वाटर क्या होगा, बाहर निकल आएगा और पोटैटो श्रिंक कर जाएगा। ये प्रोसेस ऑस्मोसिस को प्रूव करता है। अब सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो सेल्स के जो कंटेंट्स हैं वो लीक हो जाएंगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर कर जाएंगे, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और सेल डाई कर जाएगा। So cell membrane is important as it gives the shape to the cell, it protects the cell from harmful substances, it controls the movement of substances, it helps in cell communication and recognition. So it is important for the survival. Without the cell membrane, the cell would lose its control, its contents would leak and life processes would stop. So अगर सेल एक हाउस है तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसका सिक्योरिटी गार्ड है। तो गेट डिसाइड करता है कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस को कंट्रोल करती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है हर लिविंग सेल की प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, सब्सटेंसेस के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, इंटरनल बैलेंस मेंटेन करती है और सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्शन करवाती है। तो सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। So now let's understand what is the relationship between diffusion and osmosis. डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसमें मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। इट कैन अकर इन गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। जैसे कि परफ्यूम का एग्जांपल लेते हैं, जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो जहां पे हमने लगाया होता है पहले वहां पे हाई कंसंट्रेशन होता है परफ्यूम का और धीरे धीरे वो पूरे रूम में फैल जाता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है, बट इसमें जो मूवमेंट है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है और इसमें सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। वाटर कहाँ से मूव करता है, डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब जहां पे ज्यादा पानी है, टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब जहां पे पानी कम है। तो अगर हम इसके डिफरेंसेस देखें तो डिफ्यूजन में एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स कैन मूव, मतलब इट कैन अकर इन गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स, और ऑस्मोसिस जो है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन जो है मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस कहाँ होती है, डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब जहां ज्यादा पानी होता है, टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब ज्यादा पानी जहां से होता है वहां से वाटर की मूवमेंट होती है जहां पे कम पानी होता है। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन इज नॉट नेसेसरी, ऑस्मोसिस में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी। डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन लिक्विड्स या फिर सॉल्यूशंस। डिफ्यूजन के एग्जांपल है स्मेल ऑफ परफ्यूम, ऑक्सीजन एंटरिंग सेल्स, और ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स हैं पोटैटो इन वाटर या वाटर मूवमेंट इन सेल्स। अब ऑस्मोसिस देखते हैं हम डिफरेंट सॉल्यूशंस में कैसा होता है, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आइसो मतलब सेम, आउटसाइड और इनसाइड कंसंट्रेशन सेम है। आइसो मींस सेम कंसंट्रेशन, बाहर भी कंसंट्रेशन सेम है और अंदर भी सेम है। तो क्या होगा, वाटर मूव्स इन एंड आउट इक्वली, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ना ज्यादा बाहर होगा ना अंदर होगा, सेल रिमेन्स नॉर्मल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो नॉर्मल रहेगा। एग्जांपल सेल केप्ट इन शुगर सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपो मतलब ज्यादा पानी। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, आउटसाइड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट मतलब बाहर का जो सॉल्यूशन है वहां पर पानी ज्यादा है। जब पानी बाहर ज्यादा है तो वाटर एंटर्स द सेल, अंदर आएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। पानी अंदर आने से सेल में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी और प्लांट सेल्स बिकम टर्गेट। एग्जांपल है इसका पोटैटो केप्ट इन प्लेन वाटर स्वेल। अगर हम प्लेन वाटर में पोटैटो को रख देंगे तो पोटैटो क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक, आउटसाइड सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड लेस सॉल्यूशन है। हाइपो मतलब बाहर ज्यादा है, हाइपर मतलब बाहर पानी कम है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, आउटसाइड सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड मतलब पानी बाहर कम है। तो जो बाहर पानी कम है तो पानी की मूवमेंट कहाँ होगी, अंदर से बाहर जाएगी। तो वाटर लीव्स द सेल, सेल श्रिंक्स, प्लांट सेल बिकम फ्लैसिड। तो रिजल्ट क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा या फ्लैसिड हो जाएगा। एग्जांपल पोटैटो केप्ट इन सॉल्ट वाटर श्रिंक। प्लेन वाटर में स्वेल करेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक जब हम सॉल्ट वाटर कर देंगे तो श्रिंक हो जाएगा। की पॉइंट्स क्या है, डिफ्यूजन जो है मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स, इट कैन बी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस में वाटर जो है हमेशा डाइल्यूट मतलब ज्यादा पानी से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब कम पानी की तरफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होना ऑस्मोसिस में इज अ नेसेसिटी। और समरी देखेंगे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में। आइसोटोनिक में वाटर की मूवमेंट इक्वल इन एंड आउट तो सेल रिमेन्स नॉर्मल। हाइपो में बाहर पानी ज्यादा है तो बाहर से अंदर जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा। और हाइपरटोनिक में इनसाइड जो है, आउटसाइड जो है कम पानी है और इनसाइड ज्यादा है तो इनसाइड टू आउटसाइड मूवमेंट होगी तो सेल श्रिंक हो जाएगा।